सभी कैसे हो बेटा। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा हर रोज की तरह ही आज सुबह भी हम बात करेंगे आज के विचार की। तो आज का विचार क्या है देख लेते हैं। आज का विचार है हमारे जीवन में क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही हमें उनके अपने नुकसान का पता चलता है। तो बेटा हमारा जो जीवन है, देखिए हम लोग अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो हमारे जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जिसमें कि आप बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, है ना। आप क्रोधित होते हैं अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, या फिर कई अन्य जनों से। तो बेटा ये जो क्रोधित होना है ये बहुत ही बुरी बात होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक आंधी की तरह होती है। क्रोध और आंधी जो है वो समान होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये अचानक से आती है। चाहे वो आंधी हो या क्रोध हो, अचानक से हमारे मन में उठता है। और ये क्या करता है? जब आंधी आती है तो हमारे जितने भी घर होते हैं या फिर हमारा जो जो संपत्ति वगैरह होती है उसका नुकसान कर देती है। ये उसके जाने के बाद हमें पता लगता है। उसी प्रकार से क्रोध भी क्या करता है बेटा, हमारे जीवन को, हमारे जीवन के सुख चैन को ये कम कर देता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। उनको परिणामों को, उनके जो परिणाम होते हैं, जो क्रोध करते हैं हम लोग, उसका जो परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है ना। वो केवल हमारा नुकसान करता है, हमारे आसपास के लोगों को भी वो नुकसान करता है, ठीक है। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध अगर आए तब भी हमें थोड़ी देर बैठ के उस पर सोचना चाहिए कि हम क्रोधित क्यों हुए हैं, क्या कारण है मेरे क्रोध का। उस क्रोध के बारे में आप सोचेंगे, समझेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो थोड़ी देर बाद आपका वो क्रोध जो है वो शांत हो जाएगा। और आपको पता लगेगा कि मैंने जो क्रोध किया है या जो क्रोध मुझे आ रहा है वो व्यर्थ है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए बेटा? हमें क्रोध पर नियंत्रित करना चाहिए। उसके परिणामों को हमें समझना चाहिए कि वो बहुत बुरा है। तो जैसे हम आंधी से बचने के लिए तैयारी करते हैं ना बेटा, वैसे ही हमें क्रोध को संभालने के लिए भी तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिए, क्रोध और आंधी एक समान है, क्योंकि उनके जाने के बाद ही हमें अपने नुकसान का पता चलता है, ठीक है। ओके, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्या पढ़ा था बेटा हमने पिछली क्लास में? जी हाँ, दहन दक्षता के बारे में पढ़ा था, है ना। ईंधन दक्षता के बारे में पढ़ा था। तो क्या है ईंधन दक्षता? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, ऊष्मीय मान कहते हैं, है ना। और ईंधन के जो ऊष्मीय मान है उसको कैसे हम, कौन से मात्रक से उसको दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं? बहुत बढ़िया, किलो जूल प्रति किलोग्राम से। किसे? किलो जूल प्रति किलोग्राम से करते हैं, है ना। तो फिर हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चे? आदर्श ईंधन कैसा होता है ये देख लिया था हमने। आदर्श ईंधन कैसा होता है? सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? आसानी से जलने वाला होना चाहिए। उसका वहन, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको उस योग्य होना चाहिए। उसका ऊष्मीय मान क्या, कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, है ना। इतनी बातें हमने कर ली थी। ओके, हो गया था हमारा। ओके बच्चे, तो अब हम देखेंगे ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। क्या देखने वाले हैं हम लोग आज? ईंधन के दहन से होने वाले, ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। तो बेटा बहुत ज्यादा ईंधन का प्रयोग करने पर, आजकल हमें पता है बढ़ती हुई आबादी आबादी है, तो हम लोग बहुत ज्यादा ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। हर तरफ हो रहा है, फैक्ट्रियां हैं, हमारे पास मशीनरीज है, गाड़ियां चल रही है। तो इन सब में ईंधन का प्रयोग जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ही ये क्या कर रहा है? हमारे पर्यावरण को भी
प्रभाव डाल रहा है, हमारा जो पर्यावरण है उस पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। तो जरा देख कर आते हैं कि जो ईंधन का जो दहन है इससे क्या क्या बुरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है, देखें जरा। चलिए, तो बेटा ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव क्या क्या है, इनको जरा नोट करके आप रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। सबसे पहला तो हम बोलेंगे वायु प्रदूषण, है ना, एयर पोल्यूशन के बारे में। तो वायु प्रदूषण कैसे होता है? ईंधन के जलने से कौन कौन सी गैसें निकलती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे हानिकारक गैसें जो है वायुमंडल में निकलती हैं। गाड़ियां चलाते हैं हम लोग, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, अन्य अपने घरों से जो जो ईंधनों का हम लोग प्रयोग करते हैं वहां से भी धुएं निकलते हैं। तो ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें वायुमंडल में बहुत ज्यादा जो है वो निकलती है, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। वेरी गुड। अब बेटा इससे एक और प्रक्रिया हमारे जो है भूमि में होती है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? ग्लोबल वार्मिंग, जिसे हम विश्व उष्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? विश्व उष्णन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को हम कहते हैं विश्व उष्णन, है ना। तो जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो ओके है हमारे लिए, है ना, क्योंकि हमारे प्लांट्स को चाहिए, और बाकी जो हमारी क्रियाएं जो प्लांट्स करती हैं उन सब के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। लेकिन बच्चे अधिक एक एक लिमिटेशन से अगर ज्यादा कोई भी चीज हो तो वो विष बन जाता है, आप जानते हो उस चीज को। तो जीवाश्म के ईंधन जो होते हैं उसको अधिक अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और इससे ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग में ये योगदान करता है। ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना बच्चे, कुछ जो हमारे भूमि को गर्म रखती है। लेकिन अगर हद से ज्यादा ये हो जाए तो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा करती है, बहुत ज्यादा। हाँ, वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है। तो पृथ्वी के वातावरण के जो तापमान में जो वृद्धि होती है विश्व उष्णन कहलाती है या ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। तो बेटे से क्या होगा? तो देखो, इसके साथ जो हमारी जो हिमनद है वो पिघलने लगेंगे, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है, तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले जो तटीय क्षेत्र है स्थायी रूप से वो जलमग्न हो जाएंगे, है कि नहीं। गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। आप सोचो कि अभी कुछ सालों में ही कितनी गर्मी बढ़ गई है कि नहीं। तो ये इन सब का कारण क्या है? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, अब अगला है अम्लीय वर्षा, जो आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि अम्लीय वर्षा क्या है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। ये कैसे होता है बताइए? जी हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक जो है वायुमंडल में जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं? जो पोल्यूटेंट एयर होती है वो जब वायुमंडल के जो प्रदूषण होता है जलवाष्प के साथ मिलकर क्या करते हैं? अम्ल, एसिड का निर्माण करते हैं। और जब बारिश होती है उस एसिड के साथ होकर आती है, जो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरती है। इससे क्या होता है? फसलों, इमारतों और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो अम्लीय वर्षा क्या है आपको पता लग गया। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जो प्रदूषक है वो जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जो अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आते हैं और फसलों, इमारतों और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए तो अब ये बढ़ती हुई जो पोल्यूशन है, बढ़ती हुई जो प्रदूषण है ना बच्चे, इससे क्या होता है? ईंधन के दहन वगैरह के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं और अन्य रोग
बहुत ज्यादा आजकल बढ़ रहे हैं। तो प्रदूषित हवा में सांस लेने से आस्मा, ब्रोंकाइटिस और अन्य फेफड़ों की बीमारियां देखो बेटा आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे श्वसन संबंधी समस्याएं जो है बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपने देखा किस प्रकार से ईंधन के दहन का हानिकारक प्रभाव पर्यावरण पर और जो जीव जंतु है उन पर पड़ रहे हैं। ओके, चलिए अब हम अगला टॉपिक पर जाते हैं, हमारा वो है ज्वाला, है ना। तो दहन के बारे में हमने सब कुछ देख लिया, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब अगला हम देखने वाले हैं ज्वाला, जिसे हम फ्लेम कहते हैं। ज्वाला या फ्लेम। अब कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि ये ज्वाला या फ्लेम किसको कहते हैं बेटा, बताइए। ज्वाला या फ्लेम किसको कहा जाता है, बोलिए आप लोग। जी हाँ, दहन के समय। हाँ बताइए, क्या होता है दहन के समय? दहन के समय, हाँ, जब क्या होता है, किसी पदार्थ का दहन होता है उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकलती हैं, है ना। कुछ लपटें बाहर निकलती हैं, हम उसको क्या कहते हैं बच्चे? हम उसे ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम ज्वाला कहते हैं, है ना। तो वैसे कैसे होता है कि जब कोई पदार्थ का दहन के समय वो वाष्पित होता है तो ज्वाला का उत्पादन होता है ना। और जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित नहीं होता है उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि केरोसिन ऑयल, है ना, केरोसिन जो होता है वो, मोम, प्राकृतिक गैस, एलपीजी वगैरह, उसके दहन के समय कुछ गैसें जो है वाष्पित होती है, इससे ज्वाला उत्पन्न होती है। वही दूसरी ओर कोयले को आप जलाओ, आप नहीं देखोगे उसमें कोई ज्वाला, है ना। तो ये बात नोट कर लीजिए कि जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित होती है ज्वाला उत्पन्न करती है, और जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित नहीं होते हैं उसमें ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। दहन तो होती है लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। अब हम देखने वाले हैं ज्वाला की संरचना। ज्वाला कैसी होती है, उसके कितने भाग होते हैं, ज्वाला की संरचना। देखें, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, यहां पर हम एक मोमबत्ती की जो फ्लेम है उसको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से ये एक मोमबत्ती है और इसके फ्लेम को हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। बीच में आप भी मेरे साथ साथ इसको बना सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया बच्चे, हमने अभी एक मोमबत्ती की फ्लेम को जो है हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हल्का हल्का सा ऑरेंजिश कलर आता है यहाँ पे, एक मिनट। तो इस तरह से हम लोग एक फ्लेम को बनाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके भाग कौन कौन से हैं और इनके कार्य क्या क्या हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, ये सब समझते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पर, ये बाह्य भाग है। कौन सा भाग है ये है इसका बाह्य क्षेत्र या बाह्य भाग, बाह्य क्षेत्र, ठीक है। ठीक है, इसका रंग क्या है बेटा, इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। कैसा रंग होता है? नीला होता है। अब बीच का जो भाग है, बीच का जो भाग है इसको हम मध्य भाग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मध्य क्षेत्र कहेंगे या फिर मध्य भाग कहेंगे, ठीक है। मध्य क्षेत्र कहेंगे। इसका रंग बताइए कैसा है? पीला रंग है। इसका रंग जो है वो पीला है, देख लिया। अब
आंतरिक क्षेत्र, यहां पे देखिए आप, यहां पे ये जो है, ये है इसका आंतरिक, आंतरिक क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है ये? आंतरिक क्षेत्र है। इसका रंग आप देख सकते हो काला है, यहां पे काला है। देख लिया सबने? तो हमने भी क्या बनाया, मोमबत्ती की ज्वाला बनाई है अभी हमने, और इसके विभिन्न क्षेत्रों को हमने देख लिया। कौन कौन से क्षेत्र है, उसके रंग कौन कौन से हैं बेटा, बताइए आप लोग, बताइए जल्दी जल्दी से बोलिए। जी हाँ, बाह्य क्षेत्र जो नीले रंग में दिखाई पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो मध्य क्षेत्र है वो पीले रंग में दिखाई पड़ रहा है आपको, और बीच का जो क्षेत्र है वो आंतरिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? तो बाहर वाला अंग्रेजी में आउटर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम आउटर जोन कहते हैं। यहां पे लिखना है तो मैं लिख देती हूं, आउटर जोन, आउटर जोन। ठीक है, और बीच वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? मिडिल जोन कहते हैं, मिडिल जोन। और अंदर वाला आंतरिक जोन को इनर मोस्ट, इनर मोस्ट जोन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए इसको इसी ब्रैकेट में डाल देती हूं। अब बच्चे हम समझेंगे इन सब की विशेषताएं क्या है, इन तीनों भागों की विशेषताएं क्या है, समझेंगे हम लोग। तो बेटा बाह्य क्षेत्र जो होता है वो नीले रंग का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, वो पूर्ण दहन का क्षेत्र है। क्या है? पूर्ण दहन। वहां पर क्या होता है बेटा? पूर्ण दहन होता है। यहां पे लिखो आप इसको, बच्चे इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। जो बाहरी क्षेत्र होता है वो पूर्ण दहन होता है, वहां पर कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, पूर्ण दहन होता है। और जो बीच का भाग जो होता है, मध्य भाग जो होता है, जो जिसका रंग पीला है, वहां पर दहन कैसा होता है बेटा? आंशिक दहन होता है। कैसे? आंशिक दहन, है ना? ओके, आंशिक दहन होता है। अब ये जो काला काला जो दिख रहा है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? वहां पर जो है बहुत ही, वहां पर दहन नहीं है। कैसे, क्या बोलेंगे हम लोग? बिना जला हुआ भाग कहेंगे, है ना हम लोग उसको। बस वहां पर क्या है? वाष्प हो रहे हैं, वाष्पीकृत हो रहा है, चीजें जो है और ऊपर उठ रही है, और वो जो है दिया जो है वहां पर जल रहा है। ठीक है, तो यहां पर दहन नहीं है। तो आपने देखा, तीन भागों को देखा, मोमबत्ती की जो लो है, जो ज्वाला है, उसके तीन भाग देखे हमने। तो बेटा बाह्य भाग जो नीले रंग का है वहां पर पूर्ण दहन होता है, यानी कि सबसे गर्म भाग जो है ये वाला होता है, यानी कि जो नीला रंग है। और ये जो है मध्य भाग, मध्य क्षेत्र जो पीले रंग का है, जिसे हम मिडिल जोन कहते हैं, वो कैसा है बेटा? वहां पर दहन कैसी होती है? आंशिक दहन होती है और कम गर्म होता है। और यहां पर जो सबसे एंड में है, जो इनर मोस्ट जोन है, जिसे हम आंतरिक क्षेत्र कहते हैं, वो काले रंग का है। वहां पर दहन क्या है? नहीं हो रहा है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? इज दिस क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो फिर आप एक थम्स अप दे दीजिए और बता दीजिए कि मैम ये बातें हमें क्लियर हो गई है। तो बेटा अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि आप एक फ्लेम का स्ट्रक्चर बनाइए और उसको डिस्क्राइब कीजिए, तो आप क्या करोगे? ऐसे बनाओगे, इस तरह से उसके भागों को लेबल करोगे, और आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? बाह्य भाग कैसे? वो ज्वाला का सबसे बाहरी भाग है जहां ईंधन पूर्णतया ऑक्सीकृत होकर हल्के नीले रंग की ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे मध्य भाग के बारे में? वह स्थान जहां ज्वाला चमकीले प्रकाश के साथ जलती है। देखो चमकीला चमकीला सा लग रहा है ना, पीले पीले रंग में, तो चमकीले प्रकाश के साथ जल उठती है या जलती है। उदीप्त क्षेत्र भी कहलाता है ये मध्य क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी कलरफुल होता है वो। काफी आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, बहुत ही अच्छा रंग है यहाँ का, चमकीला सा रंग आ रहा है।
आंतरिक क्षेत्र के बारे में या इनरमोस्ट जोन के बारे में क्या लिखोगे बच्चे? क्या लिखोगे आप? जी हाँ, आंतरिक भाग वह स्थान है, ये वाला, ये जो काला काले रंग में है, वह स्थान है जहां ईंधन का दहन नहीं होता है अथवा अपूर्ण रूप से दहन होता है। ठीक है, तो ये काला क्षेत्र कहलाता है। आंतरिक क्षेत्र को हम काला क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो आई होप ये जो ज्वाला की संरचना है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है। एग्जाम में ये 3 या 4 और 5 मार्क्स के अंदर अंदर पूछे जाते हैं ये इस क्वेश्चन को। तो आप उसको अच्छी तरह से बनाइएगा और जो पार्ट्स है उसके उसको लेबल करिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होती है, पूर्ण दहन होता है, कहाँ पर आंशिक दहन होता है, कहाँ पर दहन नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया बेटा। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अभी हम क्या करने वाले हैं? एमसीक्यू करेंगे। तैयार हैं सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है बेटा? जलना कैसा प्रक्रम है? जलना कैसा प्रक्रम है? भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक या दैविक? मैं बोर्ड को मिटा रही हूं यहां पर। चलिए, आप अपने टेक्स्ट बुक को भी बंद कर दीजिए, नोटबुक्स भी बंद कर दीजिए, जहां पे आप लिखते हो आंसर्स नोट करते हो वहां पे लिखिए। जलना कैसा प्रक्रम है? भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक या दैविक? अगला प्रश्न, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है? बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? दहन, ज्वाला, प्रकाश या ऊष्मा? मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? दहन, ज्वाला, प्रकाश या ऊष्मा? चौथा, मोमबत्ती की ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 2, 3, 4 या 5? पांचवा प्रश्न, एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है? एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है? तीव्र दहन का, स्वयमेव जल उठना, धीमी दहन का या विस्फोट का? एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है? तीव्र दहन यानी कि कौन से टाइप ऑफ दहन के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है, किस प्रकार का दहन है? तीव्र दहन, स्वतः दहन जिसे हम स्वयमेव जल उठना कहते हैं, धीमी दहन या विस्फोट? इसमें से कौन से प्रकार का जलना एलपीजी कहलाती है, एलपीजी का जल जो दहन है वो कहलाता है? ओके बेटा, अगले पर चलते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किसमें? किलो जूल प्रति ग्राम में, जूल प्रति मिलीग्राम में, किलो जूल प्रति मिलीग्राम में या किलो जूल प्रति किलोग्राम में? आपको याद होगा कि ऊष्मीय मान जो है हम कैसे, किस प्रकार से उसको हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। तो ईंधन का ऊष्मीय मान किसमें व्यक्त किया जाता है? किलो जूल प्रति ग्राम में, जूल प्रति मिलीग्राम में, किलो जूल प्रति मिलीग्राम में या किलो जूल प्रति किलोग्राम में? सातवां, बहुत तेज गति से होने वाले दहन को क्या कहते हैं? बहुत तेज गति से होने वाले दहन को क्या कहते हैं? विस्फोट, तीव्र दहन, स्वयमेव जल उठना, इनमें से कोई नहीं। बहुत तेज गति से होने वाले दहन को
क्या कहते हैं? अगला है, कोयला डैश के साथ जलता है। कोयला जब जलता है तो उसमें क्या होता है? ज्वाला और केवल चमक, केवल चमक, ज्योति, कोई भी विकल्प नहीं, यानी कि इसमें जो दिए गए विकल्प है उसमें से कोई भी नहीं है। कोयला डैश के साथ जलता है। ओके, आगे चले, चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का ईंधन है? हमारे शरीर का ईंधन इसमें से कौन सा है? खाना, पानी, डीजल, पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का ईंधन है? आगे चले, चलिए 10वां देखिए। एक अच्छा ईंधन वह है, एक आइडियल फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, वो है जिसमें कम कैलोरी मान हो, अधिक कैलोरी मान हो, कम ज्वलनशील हो, अधिक ज्वलनशील हो। एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं हमने पढ़ी है। एक आइडियल फ्यूल के जो जितने भी फीचर्स है वो हमने अच्छे से पढ़ा है बेटा। तो आप सोच के बताइए कि एक अच्छे ईंधन की क्या विशेषता होती है? कम कैलोरी मान हो, अधिक कैलोरी मान हो, कम ज्वलनशील हो या अधिक ज्वलनशील हो। चलिए, आई होप सबने आंसर्स लिख लिए हैं। तो हम चेक करें हमारे आंसर्स को, क्या सही है क्या गलत है करके देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न था हमारा, जलना कैसा प्रक्रम है? जलना कैसा प्रक्रम है? भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है या दैविक है? बेटा भौतिक नहीं है, जलना जो है एक रासायनिक प्रक्रम है, ये हमने पढ़ा है। अगला है, बंद कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु किस गैस से होती है? तो बेटा अगर उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड भरा है, वो हो, है ना, जैसे कि सर्दियों में हमने बताया था, सर्दियों में जब कोयला जलाते हैं तो उसको अपूर्ण दहन के कारण क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो उसको, उसका श्वसन कर लेने से व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मोमबत्ती के जलने पर क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है बेटा? ज्वाला उत्पन्न होती है, फ्लेम उत्पन्न होता है। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? कितने क्षेत्र बताए थे? अभी अभी पढ़कर आए हम लोग, 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, याद है ना? चलिए, पांचवा, एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? तो हमने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से कि तीव्र दहन। एलपीजी का जलना यानी कि उसका उदाहरण जो है तीव्र, तीव्र दहन में हमने उदाहरण पढ़ा था, क्या था? एलपीजी का जलना। गैसों में आग जल्दी से लग जाती है। ईंधन का ऊष्मीय मान व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है बेटा? बताइए आप लोग। किलो जूल प्रति ग्राम में, जूल प्रति मिलीग्राम में, किलो जूल प्रति मिलीग्राम। देखो बेटा यहाँ पर मिलीग्राम कुछ नहीं है, ग्राम भी नहीं है, ये क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम में, है ना? किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। चलिए, सातवां, बहुत तेज गति से होने वाले दहन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा उसको? हम तीव्र दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। अगला, कोयला डैश के साथ जलता है, ज्वाला नहीं होती उसमें, ज्योति नहीं होती उसमें, है ना, उसमें केवल चमक होता है। वो कैसा जलता है? बिना ज्वाला के जलता है। अगला देखिए, 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का ईंधन है? खाना, है ना, भोजन ही हमारे शरीर का ईंधन है। एक अच्छा ईंधन वह है जिसमें क्या होता है? अधिक कैलोरी मान हो। अगर वो कम कैलोरी मान का हो तो वो अच्छा ईंधन नहीं है। कम ज्वलनशील हो तब भी अच्छा ईंधन नहीं है। अधिक ज्वलनशील हो वो भी अच्छा ईंधन नहीं कहलाता है ना? उसका कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो बेटा आपने देखा, सभी आंसर्स को चेक कर लिया सबने? बहुत बढ़िया तरीके से आप सबने इसको आंसर्स कर लिए होंगे।
ओके, आपने मार्क्स भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो बेटा हमारा ये जो लेसन है, ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, तो जरूर हमें बताइएगा। हम अगले क्लास में आपको उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।